मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। पिछले जो चैप्टर था तर्क शास्त्र लॉजिक का, उसमें हमने तर्क वाक्यों की बात की थी और सामान्य परिचय जो आपको तर्क शास्त्र की नींव मैंने बताई थी, वो मुझे विश्वास है कि आपने वो तैयार कर दिए हैं। और कल थोड़ा चैप्टर रह गया था पदों की व्याप्ति से संबंधित थोड़ा डीपली, तो आज मैं पुनः उसको शुरू कर रहा हूँ। कल हमने जब बात की थी, अरस्तु 4 तर्क वाक्य बताता है। ए तर्क वाक्य, ई तर्क वाक्य, आई तर्क वाक्य और ओ तर्क वाक्य। हमने बात की थी ए तर्क वाक्य की, सभी मनुष्य मरणशील है। ई तर्क वाक्य की, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। आई तर्क वाक्य की, कुछ मनुष्य मरणशील है। ओ तर्क वाक्य की, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। आज हम बात करते हैं पदों की व्याप्ति के बारे में। तो कल हमने देखा था ये जो तर्क वाक्य हैं, जब हम बात करते हैं पदों की व्याप्ति की, तो सबसे पहले ध्यान रखने की ये बात है, प्रत्येक तर्क वाक्य में 2 पद होते हैं। कितने होते हैं? 2 पद। प्रत्येक तर्क वाक्य में 2 पद होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। मतलब इसको हम सब्जेक्ट को उद्देश्य भी कह सकते हैं और प्रेडिकेट को विधेय भी कह सकते हैं। ये 2 पद प्रत्येक तर्क वाक्य में होता है। ए में भी होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या उद्देश्य और विधेय। ई तर्क वाक्य में भी होगा उद्देश्य और विधेय। इसी प्रकार आई तर्क वाक्य में भी होगा उद्देश्य और विधेय। ओ तर्क वाक्य में भी उद्देश्य तथा विधेय होगा। अब जब हम बात करते हैं तो ई तर्क वाक्य है, इसका उद्देश्य हमेशा व्याप्त होगा और विधेय अव्याप्त होगा। उसी प्रकार ई तर्क वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त होंगे। आई तर्क वाक्य के दोनों जो उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होंगे और ओ तर्क वाक्य का सब्जेक्ट अव्याप्त होगा और प्रेडिकेट है जो व्याप्त होगा। ठीक है ना? तो जब हम व्याप्त और अव्याप्त के बारे में जानते हैं तो व्याप्त क्या होता है, ये मैंने आपको देख ही रहे हो स्क्रीन पे कि जहाँ पहला देखो पॉइंट कि जहाँ एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के भी सदस्य होते हैं, वहाँ कहा जा सकता है कि पहला वर्ग दूसरे वर्ग में व्याप्त है। ध्यान से देखिए जरा, जहाँ एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के भी सदस्य होते हैं, वहाँ कहा जा सकता है कि पहला वर्ग दूसरे वर्ग में व्याप्त है। अगले जो स्क्रीन पे आप आएगा जो पेज, उसमें देख लेना, एक डायग्राम मैंने बना रखा है। ये देख लो, एक वर्ग, प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग। इसमें देखो प्रथम वर्ग में ए बी सी डी ई एफ और दूसरे में मैंने कई Z तक लगभग बना रखे हैं। तो आप देखो कि इसमें ए बी सी डी ई एफ जो प्रथम वर्ग वाले हैं दूसरे वर्ग में भी है। तो इन दोनों वर्गों में पहले वर्ग में जो ए बी सी डी जो दूसरे वर्ग में भी है, अतः कहा जा सकता है प्रथम वर्ग दूसरे वर्ग में व्याप्त है। जो ए बी सी डी वाला है प्रथम वर्ग में व्याप्त है। इसी प्रकार 2 नंबर पे आ जाओ कि जहाँ हम किसी वर्ग के सभी सदस्यों की ओर संकेत करते हैं, वहाँ कहा जाता है यह वर्ग अपने वर्ग में व्याप्त है। जब भी हम किसी वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में भी कहते हैं तो भी वह अपने वर्ग में व्याप्त होता है। जैसे मनुष्यत्व हम देखते हैं कि मनुष्यत्व जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, संजय है, अनिल है, रमेश, ये आदि सभी में व्याप्त है, क्योंकि मनुष्यत्व का जो तत्व है सभी में पाया जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे गाय है, गाय में तो तत्व पाया जाता है गोत्व तत्व है, चाहे वो काली है या सफ़ेद गाय है, भूरी गाय, ये सभी में गोत्व तत्व पाया जाता है, इसलिए यह अपने वर्ग में व्याप्त है। जब हम बात करते हैं चारों तर्क वाक्यों की व्याप्ति में पहले ही बता चुका हूँ,
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए तर्क वाक्य में उद्देश्य व्याप्त है और विधेय अव्याप्त है। ई में उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त है। आई में उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त है। ओ में उद्देश्य अव्याप्त है और विधेय व्याप्त है। अब अपन इसको पूरी तरीके से सही तरीके से देख लेते हैं क्या स्थिति है, कैसे उद्देश्य और विधेय होता है। अब देखो स्क्रीन पे आ रहा है कि ई तर्क वाक्य हमने देख रहे हैं। ई तर्क वाक्य की जब हम बात करते हैं, देखो कि सभी मनुष्य मरणशील है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रथम पद, प्रत्येक तर्क वाक्य में दो पद होते हैं। आप देख लो, उद्देश्य और विधेय, दो पद है। देखो आप सामने स्क्रीन पे देख ही रहे, उद्देश्य तथा विधेय। मनुष्य क्या है, एक तर्क वाक्य में उद्देश्य है, और विधेय जो मरणशील है वो क्या है, विधेय हैं जो अव्याप्त है। उद्देश्य क्या है, ए में व्याप्त है और विधेय अव्याप्त है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, आप देखते हो जितने भी प्रकार के जो भी मनुष्य है वो सभी मरणशील है। आपने ऐसा कोई मनुष्य है जो मरणशील नहीं है, सभी मनुष्य मरणशील है। इस तरह इस वाक्य को हम ऐसे कहें, सभी मनुष्य मरणशील है। अर्थात इसको हम जैसे अगर चेंज भी कर दें, जैसे विधेय को आगे ले आए और उद्देश्य को पीछे ले जाए, जैसे सभी मरणशील मनुष्य है, अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अपन देखते हैं जितने भी मनुष्य है वो तो सभी मनुष्य मरणशील, लेकिन जब इसको उल्टा कर देता हूँ, सभी मरणशील मनुष्य, जो मरण, इसका मतलब क्या है, सभी जो मरने वाले केवल मनुष्य है, सभी मरणशील मनुष्य नहीं है। क्यों, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और भी तो ये मरणशील है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, मरणशील अव्याप्त हो जाएगा, लेकिन मनुष्य व्याप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले हम बात करते हैं ई तर्क वाक्य की। जब हम ई तर्क वाक्य की बात करते हैं, जैसे ई तर्क वाक्य पहले ही बता चुका हूँ, प्रत्येक तर्क वाक्य में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या उद्देश्य और विधेय होता है। ई तर्क वाक्य भी यही स्थिति, जैसे ई तर्क वाक्य में है, शुरू किससे होता है, कोई से, और एंड होता है नहीं है से। अब जैसे देखो, कोई मानव देवता नहीं है, कोई मानव देवता नहीं है। अथवा ऐसे भी अपन दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कोई पशु मानव नहीं है, कोई पशु मानव नहीं है। इसमें आपको देखो, ई तर्क वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय दोनों व्याप्त है। क्यों व्याप्त है, इसका मैं आपको, क्योंकि यह मानव तथा देवता या पशु तथा जो मानव है दूसरे वाले से, ये अपने अपने सभी सदस्यों के और संकेत करते हैं। और दूसरी बात, अगर इनको अपन चेंज भी कर देते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मानव देवता नहीं है, कोई मानव देवता नहीं है, अलग अलग, कोई मानव है कोई देवता नहीं है, कोई मानव देवता, मानव है जो देवता नहीं है। इसको अपन उल्टा भी कर देते हैं, कोई देवता मानव नहीं है तो वो कोई देवता मानव नहीं है, तो इस पर कोई सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है कि मानव भी व्याप्त है, जो मानव क्या है, उद्देश्य है, और देवता क्या है, विधेय, ये भी व्याप्त है। इसलिए ई तर्क वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय दोनों क्या माने जाएंगे, व्याप्त माने जाएंगे। आगे बात करते हैं हम आई तर्क वाक्य की। आई तर्क वाक्य में जब हम बात करते हैं, आई तर्क वाक्य शुरू किससे होता है, कुछ से, और एंड होता है से। पहले भी बता चुका हूँ, सभी तर्क वाक्यों में, प्रत्येक तर्क वाक्य में दो पद होते हैं, ए में भी होते हैं, ई में भी होते हैं, आई में भी, ओ में। इसी प्रकार आप देखो सामने स्क्रीन पे, आई तर्क वाक्य में दो पद है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य है मनुष्य और विधेय है शाकाहारी। अथवा जैसे इसको अपन उल्टा चेंज भी कर दें, कुछ शाकाहारी मनुष्य है। जैसे अपन आई तर्क वाक्य है, कुछ मनुष्य शाकाहारी है। इसमें उद्देश्य तथा विधेय अपने वर्ग के सभी सदस्यों की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, अतः इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों पद टोटल मतलब सभी नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ मनुष्य शाकाहारी है, कुछ मनुष्य शाकाहारी, ऐसा है मतलब कुछ है जो
साग सब्जियाँ खाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, उद्देश्य पद अव्याप्त होगा क्योंकि कुछ की ओर संकेत करता है। और दूसरी बात, इसको हम चेंज भी कर दें तो क्या हो जाए, कुछ शाकाहारी मनुष्य है तो ये भी अव्याप्ति माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्या है कि दोनों पद इसमें अव्याप्त माने जाएंगे, इसमें कोई भी पद व्याप्त नहीं है। हम बात करते हैं चौथे तर्क वाक्य की, ओ तर्क वाक्य। ओ तर्क वाक्य की हम बात करते हैं तो ओ तर्क वाक्य भी शुरू तो कुछ से होता है लेकिन वो एंड किससे होता है, नहीं से होता है, नहीं है। शुरू किससे होगा, कुछ से, और एंड हो रहा नहीं है से। अब देखो, ओ तर्क वाक्य है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो एक बार, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, कितना गलत है। गलत इसलिए, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। ऐसे कुछ मनुष्य है जो मरणशील नहीं है, मनुष्य तो सब मरते हैं। इसलिए क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, अव्याप्त होगा। और विधेय क्या, व्याप्त। व्याप्त कैसे होगा, अब देखो हम बात करते हैं, अब उसको वो अपन चेंज करें, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है को मरणशील को आगे लेते, कुछ मरणशील मनुष्य नहीं। ये बिल्कुल सही है कि कुछ मरणशील मनुष्य नहीं है, जो भी मरते हैं उसमें कुछ मरणशील नहीं, कुछ मरणशील मनुष्य नहीं है, अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि भी है। इसलिए वो तर्क वाक्य में जो विधेय होगा वो क्या होगा, व्याप्त हो जाएगा, और उद्देश्य क्या होगा, अव्याप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो पदों की व्याप्ति का जो प्रश्न कई बार क्या लगभग आता ही रहता है ये प्रश्न, कि प्रत्येक तर्क वाक्य में कितने पद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो उसका थोड़ा सा लिखना होता है। जैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रत्येक तर्क वाक्य में 2 पद होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। प्रत्येक तर्क वाक्य में 2 पद होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। ए तर्क वाक्य में भी 2 होंगे, ई में भी 2 होंगे, आई में भी 2, ओ में भी 2, सब में 2 ही होंगे। ऐसा नहीं है भी कुल 8, ऐसे कभी प्रश्न नहीं आएगा कि प्रत्येक तर्क वाक्य में कितने पद होते हैं। तो आप लिखोगे ए तर्क वाक्य में भी 2 होते हैं, ई में भी 2 है, और आई में भी 2 है, और ओ में भी 2 है। सबसे बड़ा थोड़ा ये प्रश्न आता है कई बार कि ए तर्क वाक्य में कौन सा पद व्याप्त होता है, कौन सा अव्याप्त होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ए तर्क वाक्य में उद्देश्य व्याप्त होता है और विधेय अव्याप्त होता है। ई तर्क वाक्य की जब बात करते हैं, उद्देश्य तथा विधेय दोनों पद व्याप्त होते हैं। आई तर्क वाक्य की जब बात करते हैं, उद्देश्य तथा विधेय दोनों अव्याप्त होता है। और ओ तर्क वाक्य की जब हम बात करते हैं, तो उद्देश्य अव्याप्त होता है और विधेय व्याप्त होता है। तो ज़्यादातर व्याप्ति से संबंधित प्रश्न इस प्रकार आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्याप्ति याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी देखा जाए तो तर्कशास्त्र की जो नींव है ये बहुत ही ज़रूरी है। नींव बिना अपन कुछ आगे बढ़ भी नहीं सकते। और लगभग इसमें छोटे वाले क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं, और कई बार 50 शब्दों वाला भी आता है कि सभी तर्क वाक्यों को लिखते हुए उसमें व्याप्ति को बताइए। तो इसमें हम आराम से लिख सकते हैं। और अगले चैप्टर में हम आगे और बढ़ेंगे। तब तक ये बहुत महत्वपूर्ण नींव है जो आपको याद करने हैं। धन्यवाद।